अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 3 और जो ये यूनिट है वो है 2.4। और जो स्टूडेंट इसमें हमने करना है वो नैरेटिव ऐसे करना है, और ये जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आप जो ऐसे लिखेंगे वो इसी के मुताबिक लिखेंगे, यानी जो आपने पेपर में ऐसे लिखना है वो इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए लिखना है। इनसे पहले जितनी भी आपने वीडियोस की उसमें जो है आपने पुरानी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, यानी आपने जो है वो पीछे जो इंस्ट्रक्शन दी हुई थी उन्हें फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर जो है आपको असल में नैरेटिव ऐसे लिखना है और उसमें क्या क्या बातें बतानी है और किस तरह से आपने पेपर में रिप्रेजेंट करना है, ऐसे वो बातें आपको बताई जाएंगी। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के मुतालिक और पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगी। तो 10-15 मिनट की वीडियो में अगर आपके पेपर अच्छे सॉल्व हो जाए तो कोई ये बड़ी बात नहीं होगी। तो वीडियो को जो है वो ज़रूर पूरा देखिएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसे फॉलो करना है और नैरेटिव ऐसे लिखना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी तमाम नोटिफिकेशन आपको मिले, और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ और फिर बताता हूँ करना क्या है। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3, थिंक ऑफ वन स्टोरी रिलेट टू यू और सम वन यू नो क्वाइट वेल, शेयर योर स्टोरीज विद ईच अदर। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 3 के ग्रुप में काम करना है, यानी अकेले काम नहीं करना है, 3 के ग्रुप में काम करना है। और आपने जो है एक स्टोरी सोचनी है जो कि आपसे जुड़ी हुई हो, या फिर आपके जो है किसी दोस्त से या आपके किसी रिलेटिव फैमिली मेम्बर से जुड़ी हुई हो, जो आपसे ताल्लुक़ रखने वाले किसी से जुड़ी हुई हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो स्टोरी आपसे जुड़ी हुई होगी तो आप उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से ऐसे लिख सकेंगे। और आपको पता है कि नैरेटिव ऐसे वो ऐसे होता है जिसमें बात जो है वो स्टोरी की तरह बयान की जाती है। जैसे कि आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो इस तरह से नैरेटिव ऐसे लिखा जाता है। और ये जो स्टोरी है आपने दूसरों के साथ शेयर भी करनी है, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे और बात समझ में आए। अब देखते हैं कि स्टोरी के मुताबिक ऐसे कैसे लिखना है। Select one of the story for writing a narrative account and follow the steps given below to write a narrative essay। देखें स्टूडेंट, फिर आपने क्या करना है, उस स्टोरी को जो है वो सेलेक्ट करना है, यानी जो आपने स्टोरीज जो है वो सोची है, फिर उनमें से एक स्टोरी को सेलेक्ट करना है। फिर उस स्टोरी में से आपने क्या करना है, उस स्टोरी के मुताबिक नैरेटिव ऐसे लिखना है। यानी आपने कोई भी कहानी पढ़ी, आपको अच्छी लगी, तो अब आपने उस कहानी को लेना है और उसके मुताबिक ऐसे लिख देना है। जैसे आपने एक बादशाह पे कहानी पढ़ी, अब आपको बादशाह की कहानी बहुत अच्छी लगी, तो अब आप चाहते हैं कि बादशाह के मुतालिक और बातें बताएं। तो पहले आपने बादशाह के मुतालिक बादशाह के महल के बारे में पढ़ा, बादशाह की सल्तनत, तो अब आप जो है बादशाह की रियाया के बारे में बता दें अपने नैरेटिव ऐसे में। अब आप जो है वो बादशाह की ताकत के बारे में बता दें अपने नैरेटिव ऐसे में। तो इस तरह से आपने ऐसे लिखना होगा, यानी स्टोरी के मुताबिक ऐसे लिखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आओगा। नैरेटिव ऐसे बता दिया क्या होता है। ब्रेन स्टॉर्म्स, बहुत दफ़ा ये वर्ड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पीछे भी आया है, तो दोबारा बताता हूँ कि ब्रेन स्टॉर्म्स का मतलब होता है चार्ट बनाना। यानी आप जो है एक चार्ट बनाएं और सोचें कि आपने जो है ऐसे में क्या क्या बातें कवर करनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप तमाम बातें कवर कर लें ऐसे में, या तमाम बातें बता दें बादशाह के बारे में, बल्कि नहीं, बल्कि आपने जो है सोचना है कि आपने कौन कौन सी बातें जो है वो बादशाह के बारे में बतानी है। बादशाह कितना मजबूत था, कितना ताकतवर था, कितना बहादुर था, ये बता दीजिए। इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म बना लीजिए। तो इसके ऊपर जो है आपने ब्रेनस्टॉर्म बनाना है, यानी एक चार्ट बनाना है, बीच में स्टोरी का नाम लिखें और क्या क्या बातें कवर करेंगे वो बताना है। तो ऐसे जो है मैंने लिखा है, तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा और ये जो तमाम इंस्ट्रक्शन है इनको फुलफ़िल करूंगा, ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आए। सेलेक्ट अ टॉपिक फॉर द ऐसे बेस्ड ऑन द स्टोरी सेलेक्टेड। देखें स्टूडेंट, फिर आपने क्या करना है, ऐसे का टॉपिक सेलेक्ट करना है, यानी जो आपने स्टोरी ली है उसके मुताबिक ऐसे का टॉपिक सेलेक्ट करें। जैसा कि आपने स्टोरी ली एक था बादशाह, यानी स्टोरी का नाम ये था, तो अब आप जो है ऐसे का नाम रख ले बादशाह की ताकत। तो ऐसे करके जो है आपने नाम लिखना है जो कि स्टोरी से रिलेट करता हो। डिसाइड वाई यू वॉन्ट टू टेल दैट स्टोरी। तो स्टूडेंट, फिर आपने ये बताना है कि आप ये स्टोरी क्यों बता रहे हैं, यानी ये जो स्टोरी है आप क्यों बता रहे हैं अपने ऐसे में, ऐसी क्या बात अच्छी लगी और ऐसी क्या चीज़ है, तो आपने ये बात भी बतानी है। आप लोगों को मैं ये तमाम के तमाम पॉइंट अपने ऐसे में कवर करके दिखाऊंगा, तो आपको जो है बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सेलेक्ट द पॉइंट्स आइडियाज़ दैट यू वांट टू इंक्लूड। तो अब आपने ऐसे
पॉइंट और आइडियाज़ सोचने हैं जो कि आप ऐसे में इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी ऐसी बातें जो कि आपको लगता है कि ऐसे में करनी चाहिए। जैसे बादशाह के और फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात कर लें, बादशाह को कोई आइडिया दे दें, जैसे कि अगर बादशाह जो है वो मेहनत करता और दिमाग से सोचता तो कामयाब हो जाता, जैसे तनवीर में पढ़ा, तो ऐसा करके जो है कोई आइडिया बादशाह को दें जिससे बादशाह को भी फ़ायदा हो। तो अब आगे देखते हैं। प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, बी क्लियर अबाउट द ऑर्डर इन विच यू प्लान टू टेल द स्टोरी एंड हाउ यू वॉन्ट टू कंक्लूड इट। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है आउटलाइन बनाना है। अब आउटलाइन क्या होता है? आउटलाइन को इस तरह समझ लीजिए कि जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर पढ़ने से पहले उसका पहला पेज देखते हैं तो उस पर मुख्तलिफ बातें लिखी होती हैं कि इस चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो आउटलाइन भी बिल्कुल इसी तरह से होगी कि आप ऐसे लिखने से पहले बता देंगे कि आप जो है ऐसे में कौन कौन सी बातों को कवर करेंगे और क्या क्या चीज़ें बताएंगे। मैंने जो है ऐसे माई फैमिली वेडिंग पर लिखा है, तो मैंने अपनी माई फैमिली वेडिंग में जो जो बातें कवर की हैं ऐसे में वो तमाम पॉइंट जो है आउटलाइन करके लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे और बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आए। और आपने ये इसलिए करना है कि पता चल जाए कि आप बताना क्या चाहते हो ऐसे में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, काफ़ी खोल के समझा रहा हूँ ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ गिवन द बैकग्राउंड एंड पर्पस, यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो शुरुआती पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का मतलब होता है पहला पैराग्राफ, जो ऐसे का पहला पैराग्राफ होगा उसमें आपने बैकग्राउंड बताना है, यानी आपने जो है नक्शे के बारे में बताना है कि बादशाह का महल कैसा था, सल्तनत दिखती कैसी थी, ताकि पढ़ने वाला जो है वो इमेजिन कर ले कि हाँ इस तरह से जो है वो बादशाह का घर दिखता, महल दिखता था और बादशाह की सल्तनत, ताकि बात समझ में आए। अगर आप प्लेग्राउंड के बारे में लिख रहे हैं तो प्लेग्राउंड के बारे में बता दें, अगर आप किसी और समंदर के बारे में लिख रहे हैं तो समंदर के बारे में बता दें, ताकि पढ़ने वाले के जहन में नक्शा बन जाए कि चीज़ दिखती कैसी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और पर्पस बता दें कि मकसद क्या है बात करने का, शुरू में बता दें ताकि बाद में समझ में आ जाए। नरेट द इंसिडेंट, नरेट का मतलब होता है बयान करना, तो इंसिडेंट का मतलब होता है वाक़या। तो आपने जो है जिस वजह से ये कहानी उठाई है ये बात भी आपने बयान करनी है, यानी आपने वाक़या भी बयान करना है जिस वजह से आपने स्टोरी ली है, ताकि समझने वाला समझ सके कि ये नैरेटिव ऐसे बंदा लिख क्यों रहा है। तो अब आगे देखते हैं। रिलेट द इंसिडेंट टू द पर्पस। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इंसिडेंट को जो है वो पर्पस से रिलेट करना है, यानी जो वाक़या है और आपका जो मकसद है उन दोनों को जोड़ के बताना है। जैसे आपका मकसद था कि माशरे में अच्छाई आ जाए और इंसिडेंट ये था कि कोई बुराई थी, तो आपने दोनों को रिलेट करना है और बताना है कि अगर जो है लोग ये काम करना छोड़ देते तो माशरे में अच्छाई आ जाती, यानी इंसिडेंट वो था जो वाक़या था और पर्पस आपका मकसद, तो इन दोनों को आपने बताना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। राइट अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ, तो आखिरी पैराग्राफ लिखना है। और आखिरी पैराग्राफ कैसे लिखेंगे कि बात जो है वो ख़त्म करनी है और ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करना है जिससे लगे कि आप ऐसे ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कि तकरीरों में होता है कि कहने वाला कहता है कि मैं आखिर में ये बात करता हूँ, तो ऐसे ही आपने लिख के ख़त्म करनी है बात। आखिरी जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि एडिट योर वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, करेक्टनेस ऑफ ग्रामर एंड पंचुएशन एंड अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। आखिरी में कहा जा रहा है कि आपने जो है वो अपने काम को एडिट करना है, यानी आपने जितने भी पैराग्राफ लिखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया से मुराद यानी जितने भी आपने आइडिया दिए हैं, जितने भी आपने चीज़ें लिखी हैं उसे एडिट कर लें, देख लें कि कोई गलती तो नहीं है, कहीं पर ग्रामर की गलती तो नहीं है, कहीं पर पंचुएशन की गलती तो नहीं है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ सही तो लिखा है ना, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आप जल्दी से ऐसे दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और आपको कहा गया था आउटलाइन करना है, यानी आपने क्या क्या बातें बतानी है ऐसे में वो सबसे पहले ऊपर आउटलाइन कर दीजिए। तो मैं जो है वो क्या क्या बातें करूँगा ऐसे में मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग भी इसको बिल्कुल इसी तरह उतार लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको इसलिए कराया है और इसमें काफ़ी टाइम लगा है मुझे लिखने में और करने में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको जो है अच्छी तरीके से जो है बात समझ में आएगी और आपकी जो है वो पेपरों में भी अच्छे नंबर आएंगे और इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट कज़न मैरिज, यानी मैंने जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखा है अपने पहले कज़न की शादी, यानी मैं अपने पहले कज़न की शादी के बारे में बताऊंगा आपको पहले पैराग्राफ में। डेट ऑफ मैरिज, और दूसरे पैराग्राफ में मैं आपको बताऊंगा कि शादी की क्या तारीख थी, और फिर आगे मैं आपको बताऊंगा डेकोरेशंस ऑफ द मैरिज, यानी शादी में किस तरह की डेकोरेशंस की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि शादी में ऐसा तो नहीं है कि खाली शादी हो जाती है, बल्कि डेकोरेशंस की जाती है।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैरिज फीस्ट, यानी मैरिज में खाना किस तरह था और लोगों ने किस तरह खाना पसंद किया, तो ये बताऊंगा मैं आपको। फादर एंड अंकल रिसीव गैस, तो फादर और मेरे अंकल ने किस तरह से गैस को रिसीव किया ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। माय कज़न रुखसती, तो शादी हो रही है तो रुखसती होगी, और मेरी जो कज़न है वो एक लड़की है तो उसको तो रुखसती होकर जाना पड़ेगा, तो ये भी जो है मैं आपको बताऊंगा। ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वो पूरी वीडियो देखेंगे, तो वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। तो स्टूडेंट आपको जो है सबसे पहला पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और कहा गया था कि ऐसे का जो है आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो मैंने जो टॉपिक है ऐसे का वो है अ फैमिली वेडिंग, यानी मेरे घर में शादी। तो चले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। माई कज़न वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू बी मैरिड इन द फैमिली, हर मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मेरी जो कज़न है वो पहली बच्ची है जिसकी जो है वो शादी हो रही है मेरी फैमिली में, यानी हमारी फैमिली में ये पहली शादी है। तो और उसकी जो शादी है वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से और बहुत ही ज़्यादा जज्बे से मनाई गई, यानी बहुत ही ज़्यादा जज्बे से की गई, और उसकी शादी में हर किसी ने बहुत ज़्यादा जज्बे से शिरकत की और बहुत ही खुश हुआ। क्यों? क्योंकि जब पहली शादी होती है तो हर कोई आपको पता खुशी होता है। तो चले आप आगे देख लेते हैं। Preparations for the marriage started 1 month before the celebration. My parents, uncle and aunt spent a whole week making necessary purchases. The whole house was repainted. लेकिन स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि शादी के 1 महीने पहले ही जो है सारे काम शुरू हो गए, यानी किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, किस तरह से जो है वो डेकोरेट किया जाएगा शादी के हॉल को, और किस तरह से जो है वो सामान खरीदा जाएगा। तो ये सब कुछ जो 1 महीने पहले ही शुरू हो गया, क्योंकि शादी का घर है तो ये सब कुछ पहले ही शुरू हो जाता है, और घर को दोबारा कलर भी करवाया गया। तो यही बात इसमें बताई जा रही थी। अब आगे पढ़ता हूँ और बताता हूँ क्या कहा जा रहा है। अ सेलिब्रेशन इन अ फैमिली गिव्स pleasure to all the members of the family, friend and relatives also attend the occasion. देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जब सेलिब्रेशन का वक्त करीब आया, यानी जब शादी का वक्त करीब आया, तो सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और सारे के सारों ने जो है वो अटेंड किया, यानी चाहे वो हमारे फ्रेंड हों, फैमिली मेम्बर हों या दूसरे रिलेटिव, उन सब ने जो है वो शादी को अटेंड किया और बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट, ये वाला जो पैराग्राफ है वो पीछे से जुड़ा हुआ है, तो पढ़ देता हूँ और बता देता क्या लिखा हुआ है। शेयर द प्लेजर, आई ड्रॉ इमेंस प्लेजर व्हेन द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई cousin was held. It was performed on 25th of the last month. That is why I am telling you the story. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि शादी में तो बहुत सबको हर कोई जो है वो बहुत खुश हुआ और हर किसी ने जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। और ये जो शादी हुई थी वो कब हुई थी? पिछले महीने की 25 तारीख को जो है ये शादी हुई थी, और ये शादी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही और काफ़ी ज़्यादा खुशगवार रही। तो आगे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट, इससे पहले पैराग्राफ में मैंने आपको जो है वो बैकग्राउंड बताया और मकसद बताया कि शादी के बारे में मैंने क्यों बात की, जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी। तो अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या बताया जा रहा है। जैसे कि कहा गया था कि पॉइंट सेलेक्ट करके बताएं, तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट एंड जॉय अमंग अस टू सी द preparations for the wedding celebrations in our family. Decorations were made on the day before the marriage ceremony. An electrician with his 4 assistants decorated the house with a number of multicolored इलेक्ट्रिक लैम्प्स। लेकिन स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो थी वो खुशी थी और बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट यानी जज्बा था, और सब ये चाहते थे कि वो देखेंगे किस तरह से जो है वो शादी के घर को प्रिपरेट किया गया, यानी शादी के घर को सजाया गया है और शादी के घर में किस तरह की डेकोरेशन की गई है। और जब शादी से जो है वो एक दिन पहले ही जो है वो घर को सजाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया था, और इलेक्ट्रीशियन जो थे और उनके साथ जो 4 असिस्टेंट थे उन्होंने जो है वो घर में बहुत सारे बल्ब लगा दिए। यानी आपने देखा है ना कि लाइट के बल्ब लगाए जाते हैं शादी के घर को डेकोरेट करने के लिए, तो बिल्कुल वैसा ही जो है इस तरह से डेकोरेट किया गया। तो अब आगे पढ़ लेते और देखते क्या बात हो रही है। The space was meant for the marriage feast. Row of tables were arranged on 3 sides. The tables were covered with white sheet of
clothes on one side, chairs were arranged for the guest, sweet were made and kept for the guest। देखें स्टूडेंट, इसमें जो है अब ये बताया जा रहा है कि शादी वाले घर में खाना खिलाने के लिए किस तरह इंतजाम किए गए थे। यानी मेहमान जो आएंगे उन्हें खाना तो खिलाना पड़ेगा, अब उनके लिए किस तरह इंतजाम किए गए थे ये बताया जा रहा है। देखें इसमें कहा जा रहा है कि एक कोने पर जो है वो टेबल्स लगाई गई थी और टेबल्स के जो 3 रो बनाए गए थे। वो जो जगह थी वो खाने के लिए मुख्तस की गई थी, यानी वहाँ पर जाके जो है लोग आराम से खाना खाएंगे। और टेबलों पर जो है वो वाइट कलर के कपड़े चढ़ाए गए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। जैसे कि आप शादी में जाते हैं तो देखते हैं ना कि टेबल के ऊपर जो है वो कपड़े चढ़े हुए होते हैं और फूल रखे हुए होते हैं ताकि अच्छा लगे, तो वैसा ही यहाँ पर किया गया था। और स्वीट्स भी रखी गई थी ताकि लोग जो है वो मिठाइयाँ भी खा सकें और चीज़ें खा सकें और इन्जॉय कर सकें। तो अब आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या बात की जा रही है। देखें स्टूडेंट, आगे भी जो है वो खाने के बारे में ही बात बताई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, द फीस्ट ऑन द डेट ऑफ मैरिज वॉज वेरी डिलीशियस, माई पेरेंट वर वेरी बिजी, माई आंट एंड अंकल वर ऑल्सो टेरेबली इंगेज इन डिफरेंट वर्क, आवर रिलेटिव वर मेकिंग आवर हाउस आ नॉइजी प्लेस। देखें स्टूडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि खाना जो था वो बहुत मज़े का था, यानी जो शादी का खाना था वो बहुत अच्छा था। और मेरे अम्मी अब्बू जो है वो भी कामों में लगे हुए थे और गैस से बात कर रहे थे। और अंकल और आंटी जिनके बेटी की शादी थी वो भी जो है वो गैस के साथ इंगेज थे और गैस के साथ जो है वो काम कर रहे थे और दूसरे कामों में बिजी थे। और जो हमारे मेहमान थे और जो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने हमारे घर को जो है वो बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह बना दी थी। अब इतने सारे लोग एक जगह पे जमा होंगे तो शोर तो होगा और लोगों को मुख्तलिफ काम होते हैं। पहले के दौर में जब शादी होती थी तो इसी तरह से जो है हर कोई जमा होता था और 1-2 हफ्ते तक प्रोग्राम चलता था। लेकिन अब जो है वो दौर जो है वो जदीद हो गया है, तो अब शादी जो है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और लोगों का ज़्यादा आना भी नहीं होता है। तो इसीलिए जो है अब कम शोर होता है शादियों में। अगर आपने पहले कभी शादी इंजॉय की हो गाँव में तो आपको पता हो कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ शादी की जाती हैं और कितनी ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन होती है। तो चलें आगे पढ़ता हूँ और बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। माई फादर एंड अंकल स्टूड एट द गेट टू रिसीव द guests. The barat arrived at 9 in the evening. First the guests were served sweet and cold drink. Many guests had brought different gift for my cousin who was the bride। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मेरे अब्बू और जो मेरे अंकल थे वो गेट पर खड़े हुए और जो मेहमान आ रहे थे उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और बारात जो है वो इवनिंग में आई और 9 यानी 9 बजे के करीब आई। और जो लोग आए थे उनके पास गिफ्ट भी थे और वो गिफ्ट किसके लिए लाए थे? दूल्हा दुल्हन के लिए। और यहाँ पर दुल्हन का जिक्र किया गया है क्योंकि दुल्हन जो है वो कज़न थी, तो दुल्हन के लिए जो है वो बहुत से लोग गिफ्ट भी लाए। और जो है गेस्ट के लिए जो है वो स्वीट्स यानी मिठाइयों का और कोल्ड ड्रिंक का इंतज़ाम किया गया ताकि वो लोग जो है चल कर आएँ तो कुछ खाने पीने के लिए मिले तो वो लोग जो है रिलैक्स हों। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही थी। अब शादी में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? रुखसती। तो अब यहाँ पर रुखसती के बारे में बताया जाएगा। आफ्टर निकाह एंड डिनर इट वॉज द टाइम टू रुखसती वी कैरिड वैन माई कज़न पार्टेड विथ अस एंड वेंट टू हर न्यू हाउस। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जब निकाह हो गया और खाना खा लिया गया तो उसके बाद जो है वक्त आया रुखसती का, यानी दुल्हन को रुखसत करने का। तो दुल्हन को जो है वो रुखसत किया गया और वो जो है अपने नए घर चली गई, यानी उसको जो है उसके नए घर भेज दिया गया। अब शादी के बाद जो है दुल्हन अपने नए घर चली जाती है, तो यहाँ पर भी वही बात का जिक्र किया जा रहा है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई गलती क्यूरी डिफ़िकल्टी रह गई हो या आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और हमारी अप्रिसिएशन के लिए भी मैसेज कीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपका मैसेज करना, आपका कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना, ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है और ये हमें जो है वो कहता है कि हाँ भाई हमें और आपके लिए लेक्चर अपलोड करने चाहिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।